हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर दंतुरित मुस्कान जो शीर्षक है आपका जो काव्यांश है, इसको हमने पढ़ा था, जिसको नागार्जुन जी ने लिखा है। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके भावार्थ को जाना। आज की क्लास में हम किस प्रकार से इसके शब्द अर्थ और भावार्थ को कैसे आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, पहली जो काव्यांश है, इसमें नागार्जुन ने क्या कहा है। अब ये एक छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट पर, मुस्कान पर जो है ये कविता उन्होंने लिखी है। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलपात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम इसको जान चुके हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसके शब्दार्थ कौन कौन से इस काव्यांश में शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को हम लिखेंगे और साथ ही साथ यहाँ इसके प्रसंग को लिखेंगे। इसके बाद उसके व्याख्या और फिर भावार्थ को आप किस प्रकार से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बारे में आप यहाँ पर आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दंतुरित का मतलब हो जाता है नन्हे नन्हे निकलते दांत। तो कवि जो है बहुत दिनों के बाद अपने जब घर आए, तो 6-7 महीने के उनके बच्चे को देखकर जो है, उसकी मुस्कुराहट को देखकर, आप जानते हैं जब बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं, तो उस समय उन दांतों को देखकर कवि के मन में जो है, जो प्रसन्नता, जो खुशी हुई, और उस दृश्य को देखकर वो जो है इस कविता को लिखते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। छोड़कर धूलि धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलपात। तो कवि ने क्या कहा है, तुम्हारी ये जो छोटे छोटे दांतों भरी जो मुस्कान है, वो मृतक में भी जान डाल देगी। अर्थात जो निराशा मन जो है, जिस मन में जो है बड़ी निराशा हो चुकी होगी, उस मन में भी वो जो है एक आशा की किरण भर देगी। उस मन को भी जो है क्या हो जाएगी, खुशी होगी। धूलि धूसर तुम्हारी ये गात, अर्थात धूल से लथपथ तुम्हारा ये गात, यानी कि तुम्हारा जो शरीर है, वो जो है ऐसा लग रहा है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब यहाँ पर क्या है, कमल से है। ठीक है, जो जल में उत्पन्न होता है कमल, वो जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है, तुम्हारा धूल से लथपथ ये शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जल से कमल जल को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया कठिन पाषाण। तो जो कठिन पाषाण यानी कि जो कठोर पत्थर होता है, तुम्हारा स्पर्श पाकर वो भी क्या हो जाता है, जल की तरह पिघल जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसके शब्दार्थ क्या क्या हैं। पहले देखिए, दंतुरित का मतलब हो जाता है नन्हे नन्हे निकलते दांत। जो छोटे छोटे दांत होते हैं बच्चों के, जो दूध के दांत जिनको कहा जाता है, उन दांतों को कहा जाता है दंतुरित। ठीक है। मुस्कान तो मुस्कुराहट। मृतक जिस व्यक्ति के प्राण निकल गए हों, जो मर चुका हो, उसे कहा जाता है मृतक। लेकिन भावार्थ यहाँ पर कवि का मृतक से नहीं है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार उन्होंने लगाया है। यहाँ पर मृतक से मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के जिंदगी में या जिसकी जीवन में जो है निराशा छा जाती है, यदि वो एक छोटे से बच्चे को देखे, उसकी मुस्कान को देखे, तो उसके जो जीवन है वो भी जो है आशाओं से भर जाता है, वो भी प्रसन्न हो जाता है। धूलि का मतलब धूल, धूसर, पीलापन लिए या भूरा या मटमेला। तो आपने देखा होगा जब बच्चे धूल में मिट्टी में खेलते हैं तो कैसे बन जाते हैं, मटमेले से बन जाते हैं। तो धूलि का मतलब धूल और धूसर का मतलब हो जाता है पीलापन लिए भूरा या मटमेला। गांठ, शरीर, काया, जिस्म, बदन, देह, तन, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आप जान रहे हैं, जब भी हम शब्दार्थ लिखते हैं तो आपको कई पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे गात, शरीर का जो है पर्यायवाची क्या क्या हो जाता है, गात हो जाता है, काया, जिस्म, बदन, देह, तन, ये सभी शरीर के पर्यायवाची शब्द भी हैं। ठीक है। जलजात, जो जल में उत्पन्न हो, अर्थात कमल। ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची जलजात हो जाता है। परस का मतलब स्पर्श या छूना। ठीक है। तो इन शब्दार्थों को लिख लीजिएगा। पहला है दंतुरित, यानी कि नन्हे नन्हे निकलते दांत। मुस्कुराहट, मुस्कान,
मुस्कुराहट। मृतक, जिस व्यक्ति के प्राण निकल गए हों उसे क्या कहा जाता है? उसे मृतक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या लिखेंगे आप? इसमें प्रसंग लिखेंगे, इसमें मैंने नोट लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रसंग दिया है? उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट का जो है अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। कवि बच्चे की मुस्कुराहट को इतना प्रभावशाली बताते हैं कि वे किसी भावहीन व्यक्ति में भी भावनाओं को जगा सकती है। यानी कि कोई कठोर व्यक्ति भी छोटे बच्चे को देखकर उसका हृदय भी पिघल जाता है, वो भी जो है उसे देख करके पिघल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है इन पंक्तियों में? अपने छोटे से बच्चे के जो मुस्कुराहट का यहाँ पर अद्भुत उन्होंने वर्णन किया है। क्या कहते हैं कवि कि बच्चे की जो मुस्कुराहट है उसको देखकर वो इतना प्रभावशाली होता है कि उसको देख करके किसी भावहीन व्यक्ति में, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर भाव नहीं है उसमें भी वो भावनाओं को जगा देती है, और किसी कठोर हृदय व्यक्ति को भी सरल स्वभाव सिखा सकती है। तो यहाँ पर बच्चे की जो मुस्कुराहट का जो है वर्णन कवि ने किया है। तो इतना आप इसको नोट लिखें, या प्रसंग आप इसको लिख सकते हैं कि क्या यहाँ पर प्रसंग है, किस प्रसंग में ये जो है आपका ये पंक्तियां यहाँ पर एक काव्यांश लिखी हुई हैं। तो जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। शब्दार्थ लिखेंगे, साथ ही साथ प्रसंग आप यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखना है, उपरोक्त पंक्तियों में या प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट का अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। अपने शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में या प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने अपने छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट का यहाँ पर वर्णन किया है। कवि बच्चे की मुस्कुराहट को इतना प्रभावशाली बताते हैं कि वो किसी भावहीन व्यक्ति के अंदर भी भावनाओं को जागृत कर देता है, और किसी कठोर व्यक्ति के अंदर भी जो है सरल जो है उसका स्वभाव वो सिखा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर व्याख्या में क्या कुछ कवि ने कहा है इन पंक्तियों में। वैसे तो हम पंक्तियों को पढ़ के इसकी व्याख्या आपको बता चुके हैं, फिर भी किस प्रकार से आप लिखेंगे। चलिए, तो कवि अपने छोटे से बच्चे की मन को हरने वाली मुस्कुराहट को या मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे ये छोटे छोटे जो हैं दांतों वाली मुस्कान। कवि ने क्या कहा है यहाँ पर? बच्चे की जो मुस्कान है या मुस्कुराहट है उसको संबोधित करते हुए कवि ने क्या कहा है कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान देखकर जीवन की कठिन परिस्थितियों से जो है निराश और हताश हो चुके व्यक्ति, यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति को भी वो जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर कोई तुम्हारे इस छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख ले तो वह एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जो है जाग उठे। तो यहाँ पर कवि का कहने का क्या भावार्थ है, क्या यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं? कवि ने छोटे बच्चे के मन को हरने वाली जो मुस्कान है उसको संबोधित करते हुए क्या कहा है कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, जो दूध के दांत बच्चे के शुरुआत में आते हैं, उसको संबोधित करते हुए कहा है कि ये जो मुस्कान है वो इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी वो जान डाल सकती है। कहने का आशय यहाँ पर कवि का क्या है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश और हताश हो चुके, अब जीवन में जान डालने का मतलब जो व्यक्ति बहुत ही निराश हो चुका होता है, जब वो तुम्हारी छोटी सी मुस्कान को देखेगा, एक सुंदर सी मुस्कान को देखेगा, तो एक पल के लिए उसके मन में भी जो है आशाएं जागृत हो जाएंगी, वो भी प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो कठिन परिस्थितियों से निराश और हताश हो चुके व्यक्तियों, यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति को भी वो जो है जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर कोई तुम्हारे इस छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख ले तो वह एक बार प्रसन्नता से खिल उठे। ठीक है ना,
आपने कई बार ये खुद भी महसूस किया होगा, छोटे बच्चे चाहे वो किसी के भी हैं, आप उसको देखेंगे तो उसकी मुस्कान को देखकर आप स्वयं जो है उसे देखकर खुश हो जाएंगे। उसके भी मन में इस दुनिया की ओर जो है आकर्षण जाग उठे। यानी कि वो व्यक्ति जो है दुनिया से खिन्न है, लेकिन छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर वो भी जो है उस आकर्षण की तरफ वो जो है आकर्षित हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए, यानी कि जो तुम धूल से लथपथ हो रखे हो, नन्हे तन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठते हैं। हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन किस प्रकार से आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे वो हम यहाँ पर आगे क्लास में कर रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पर आगे क्या, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। तो आगे यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखकर, यानी कि तुम्हारे छोटे से शरीर को देखकर, तुम्हारे जिस्म को देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है मानो कमल जो है जो तालाब में खिलता है वो तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया है। यानी कि कवि ने यहाँ पर छोटे से बच्चे कि जो कि धूल से लथपथ है और मैला और बिल्कुल मटमैला हो रखा है, उसको देखकर जो है कभी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये कमल का फूल जो है मेरे झोपड़ी में जो है खिल गया है। यहाँ पर कवि ने आगे क्या कहा है, कहने का आशय उनका यह है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को निहारने पर मेरा मन जो है कमल के फूल के समान जो है खिल उठा है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। ऐसा लगता है। छोटे बच्चे देखे ना आपने, छोटे बच्चे जैसे भी होते हैं, चाहे मैले हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, वो धूल से लथपथ हैं, फिर भी वो बहुत प्यारे लगते हैं जब वो हंसते हैं। तो यहीं पर जो है, यहाँ पर जो है कवि ने वर्णन किया है। आगे कवि कहता है, ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टानें जो हैं पिघल कर जल बन गई होंगी। तो आगे कवि ने क्या कहा है कि तुम जैसे क्या हो, प्राणवान का स्पर्श पाकर जो कठोर चट्टानें हैं वो भी पिघल करके जल बन गई हो। तुम्हारा स्पर्श पाकर जो ये कठोर चट्टानें हैं वो भी जल बनकर पिघल रही है। बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी जो है पिघलाकर जो है अति कोमल हो जाता है। यहाँ पर इसी का वर्णन जो है लेखक ने किया है कि तुम्हारी ये मुस्कान देखकर कठोर जो चट्टान है वो भी क्या हो गया है, वो भी पानी बनकर पिघल गया है, वो भी बहने लगा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो मनुष्य, वो हृदय व्यक्ति जिसके मन में कठोरता होती है, जिसके मन में कोमलता नहीं होती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को देखकर, छोटे बच्चे को देखकर वो भी पिघल जाता है। तो यहाँ पर कवि ने इसी का वर्णन किया है। चलिए आप इसको जल्दी से लिख लीजिएगा और इस प्रकार से आप लिखेंगे और खुद स्वयं, क्योंकि हम इसको कल भी पढ़ चुके हैं और आज हम इसको लिखने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर क्या कवि का भावार्थ क्या है इस कविता, इन पंक्तियों में। इस कविता में कवि ने एक बच्चे की मधुर मुस्कुराहट की सुंदरता का बखान करते हुए, जिसके अभी 2 दांत ही निकले हैं। आप जानते हैं ना, बच्चे के शुरू में 2 दांत निकलते हैं आगे के, उसका यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं। अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है, ठीक है ना। 6 महीने के बाद बच्चे के दांत निकलते हैं, दूध के दांत। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो इससे मुर्दे में भी जान आ जाती है। छोटे से बच्चे के स्पर्श मात्र भर से जो है कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के दिल में भी कोमल भावनाएं जन्म ले लेती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे से छोटे बच्चे की जो मुस्कुराहट है किसी के क्रोधित स्वभाव को भी क्या कर देता है, वो परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, उसमें सक्षम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कवि का इन पंक्तियों में भावार्थ है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो काव्यांश है उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। आगे की लाइनों में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूप में फिर। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो यहाँ पर देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे आपका पाषाण का मतलब पत्थर है, सभी जानते हैं। शेफालिका जो है 6 से 12
फुट ऊंचा एक सदाबहार पौधा जिसमें अरहर के समान जो है 5-5 पत्तियां होती हैं और इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। नीले सिंधुआर का पौधा, ठीक है ना। और निर्गुंडी और नीली का। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। इनका अर्थ हमने कल की क्लास में भी देखा था, लेकिन आज हम यहाँ पर रिटर्न में लाए हैं। तो अनिमेष का मतलब बिना पलक झपकाए, बिना पलक गिराए हुए, या फिर किसी को एक टकी लगाकर, ठीक है ना। आप देखते हैं ना, एक टकी लगाकर आप पलके भी नहीं झुकाते हैं कभी, तो झपझप नहीं करते हैं, तो वो होता है अनिमेष, ठीक है। फेर का मतलब हटाना। अब प्रसंग देखिए, यहाँ पर क्या प्रसंग है। इस काव्यांश में कवि अपने स्वभाव में आए परिवर्तन के लिए बच्चे की मुस्कुराहट को कारण बताता है। यानी कि मेरे स्वभाव में जो परिवर्तन आया है उसका कारण कौन है? बच्चा है, ठीक है। तो बच्चा यानी बच्चे की जो मुस्कुराहट है, उसी को जो है अपने स्वभाव में जो परिवर्तन उनके आया है उसको बच्चे की मुस्कुराहट का उसको जो है उसका कारण बताते हैं। और जब पहली बार देखने के कारण बच्चा अपने पिता यानी कवि को पहचान नहीं पा रहा था और वह एकटक दृष्टि से कवि को देखे जा रहा था, तब कवि के अंदर पिता का प्रेम उससे न चाहते हुए भी अपने बच्चे से नजरें फेरने को कहता है, ठीक है। क्योंकि जब छोटा बच्चा किसी अजनबी को देखता है तो वो एक टकी लगाकर देखता है, अनिमेष ही वो देखता रहता है कि कौन अजनबी है ये आ गया घर में। तो यहाँ पर कवि जो है अपने बच्चे के जन्म के 7-8 महीने बाद या 6-7 महीने बाद जब घर आए तो उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था जिसके 2 दांत आए हुए हैं। अब वो बच्चा भी अपने पिता से पहली बार रूबरू हो रहा था, यानी कि पहली बार वो अपने पिता को देख रहा है। तो उसके लिए पिता उसके अजनबी है, यानी कि जो कवि यहाँ पर हैं वो उसके लिए अजनबी है, ठीक है। तो इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसी का यहाँ पर। चलिए, तो क्या कुछ कहते हैं इन पंक्तियों में। यहाँ पर कवि कवि को ऐसा लगता है कि उसके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। बांस जो है एक लकड़ी होती है, डंडा जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल एक अकड़ में जिसको कहते हैं, तो एक लकड़ी होती है जो बिल्कुल सीधा तना हुआ सा होता है, और बबूल जो है उसमें कांटे होते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों का स्वभाव जो है थोड़ा सा किस तरह का है, वो बिल्कुल अकड़ वाला है और इसमें कांटे हैं, तो कांटे वाले का स्वभाव कैसा होगा इससे तो आप परिचित हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जो छोटा बच्चा है उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी जो है शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। शेफालिका के फूल को आप थोड़ा सा छुएंगे तो वो गिरने लग जाते हैं, यानी कि इतना जो है वो क्या होते हैं, कोमल होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसी को यहाँ पर कवि कहते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन जो है बांस और बबूल की भांति शुष्क और कठोर हो गया था। यहाँ पर कवि ने बांस और बबूल को अपनी परिस्थितियों से जो है जोड़ा है, ठीक है ना, कि जिस प्रकार से मेरी जीवन में जो है क्या हो गया है, विपरीत परिस्थितियां हैं, शुष्क और कठोर उनके समय चल रहा है, तो उसको जो है उन्होंने बांस और बबूल से जो है इसकी तुलना की है। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन अथवा स्वभाव भी पिघलकर शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया है। कवि क्या कहते हैं, जिस प्रकार से शेफालिका के फूल क्या हैं, सुंदर और सरस हैं, ऐसे ही बच्चे के स्वभाव को देखकर मेरे जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसको छोड़कर मेरा मन भी क्या हो गया है, सरस और सुंदर हो गया है, जैसे कि शेफालिका के फूल हैं। बच्चा पहली बार अपने पिता अर्थात कवि को देख रहा है, इस कारण कवि आगे उस छोटे से बच्चे से कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम यानी कि वो छोटा बच्चा मुझे यानी कि कवि जो कि उस छोटे से बच्चे के पिता हैं पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि बच्चा कवि को अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहा है। तो बच्चा जो है क्योंकि कवि को बिना पलक झपकाए जो है देख रहा है, तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, है ना। तो
यहाँ पर आगे कहते हैं, उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी जो है सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा, यानी कि उस बच्चे से आंखें फेर लेगा। जब आप किसी अजनबी को देखता है बच्चा तो उसको देख एकटक लगाकर देखता रहता है जब तक कि वो उसे देख रहा है। तो कवि क्या कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो इसलिए मैं तुमसे जो है अपनी आंखें फेर लूंगा। अर्थात यहाँ कवि का कहने का क्या तात्पर्य है, क्यों वो आंखें फेरना चाहते हैं? कहते हैं कि कभी बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे इसलिए लो मैं तुम पर ही अपनी नजर जो है स्वयं हटा लेता हूँ। इससे जो है क्या होगा, ताकि बच्चा भी अपनी पलकें जो है झपकाए और उसे आराम मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर कभी फिर भी जो है अपने बच्चे से जो है प्यार को क्या कर रहे हैं कि तुम मुझे जो लगातार देख रहे हो, पलकों को झपकाए बिना तुम मुझे लगातार एक टकी लगाकर देख रहे हो, लो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ही अपनी नजरें तुमसे फेर लेता हूँ ताकि तुम्हारी जो नजरें हैं, जब मैं तुमसे नजरें फेरूंगा वहां से तुम्हारे सामने से मैं हटूंगा तो तब तुम कहीं ना कहीं पलकें झपका करके आराम तुम्हें मिल जाए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का ये व्याख्या है और क्या यहाँ पर भावार्थ है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा और इसके बाद हम इसके भावार्थ को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर कवि का इन पंक्तियों में क्या भावार्थ है, क्या कुछ वो इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं? कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, कवि स्वीकार करते हैं कि परिस्थितियों के कारण उनका जो स्वभाव है वो बदल जाता है। अक्सर होता है परिस्थितियां बदलने पर हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। अब जब आप गुस्से होते हैं, जब गुस्से में होते हैं तो आपका स्वभाव कुछ और होता है, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपका स्वभाव उस समय कुछ और होता है। यानी कि जब हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं तो हमारा बिहेवियर यानी कि हमारे स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है। तो कवि ने यहाँ पर ये तो स्वीकार कर लिया है कि परिस्थितियों के कारण जो उनके स्वभाव में परिवर्तन आया है, जो बदलाव आया है, उस बदलाव को बच्चे की जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट ने जो है उनकी सारी परेशानियों को भुलाकर उनके कठोर हृदय को फिर से पहले जैसा कर दिया है। इस काव्यांश में हमें एक पिता का अद्भुत प्रेम भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब बच्चा अपने पिता को पहचानने के लिए एकटक दृष्टि से देख रहा होता है तो उस बच्चे को इस तरह कोई परेशानी ना हो, वह पिता न चाहते हुए भी अपने बच्चे से नजर फेरने को भी तैयार हो जाता है। क्योंकि बच्चा बहुत दिनों के बाद यहाँ पर कवि देख रहे थे, लेकिन अपने बच्चे को परेशानी ना हो क्योंकि बच्चा एकटक लगाकर अपने पिता को देख रहा है, कवि को देख रहा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इस काव्यांश में एक पिता का अद्भुत प्रेम भी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कवि जो है बहुत महीनों के बाद अपने बच्चे से मिल रहे हैं, पहली बार वो अपने बच्चे से रूबरू हो रहे हैं, अपने बच्चे से मिल रहे हैं। अब ऐसे में बच्चा उन्हें एक अजनबी समझकर एकटक लगाकर देख रहा है, लेकिन कवि के मन में अपने बच्चे के लिए जो प्रेम है वो भी देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उस प्रेम को छुपाते हुए कवि क्या कहते हैं कि कहीं तुम थक ना जाओ, क्योंकि तुम मुझे अनिमेष ही देखते जा रहे हो, एकटक लगाकर देखे जा रहे हो, तुम्हारी नजरें जो हैं पलकें नहीं झुका रही हैं, पलकों को अब जो है तुम रिलैक्स नहीं दे रहे हो, आराम नहीं दे रहे हो। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि मैं तुमसे ही अपनी नजरें फेर लूंगा ताकि तुम भी अपनी नजरों को, अपने पलकों को जो है आराम दे सको। तो यहाँ पर क्योंकि जब बच्चा अपने पिता को पहचानने के लिए उससे एकटक दृष्टि से देख रहा होता है, तब उस बच्चे को इस तरह कोई परेशानी ना हो। वह पिता न चाहते हुए भी, न चाहते हुए का मतलब कि वो देखना चाहता है अपने बच्चे को, लेकिन फिर भी जो है बच्चे को दिक्कत ना हो, बच्चा जो है थक न जाए, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, उसकी नजर से उसको जो है क्या कहते हैं, अपनी नजरों से जो है उसको फेर लेना चाहते हैं, नजरें वहां से वो फेर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का, पिता का बच्चे के प्रति जो है अद्भुत प्रेम का भी यहाँ पर देखने को मिलता है इस काव्यांश में। चलिए इसके भावार्थ को आप जरूर लिखेंगे, बाकी व्याख्या जो है व्याख्या आप खुद से भी कर लेंगे। और क्योंकि हमने कल की क्लास में भी आपको व्याख्या जो है हर काव्यांश का बताया है। चलिए।
चलिए आगे देखिए, अब आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई बात नहीं, क्या हुआ आप इससे पहले जो है हम परिचित नहीं भी हुए हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम न बनी होती, मैं न सकता देख, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं न पाता जान, मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता। तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान और तुम्हारी ये जो छोटे छोटे दांतों भरी जो मुस्कान है उसको भी मैं देख नहीं पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। तो यहाँ पर जो है कवि अपनी पत्नी के लिए यानी कि उस बच्चे की माँ को और उस बच्चे को भी क्या कह रहे हैं, धन्य कह रहे हैं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इतर का मतलब भी यहाँ दूसरा ही होता है, अन्य होता है। तो क्या कहते हैं, चिर प्रवासी का मतलब हो जाता है बहुत दिनों से जो है, जो क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको अर्थ भी लिखा है, जो बहुत दिनों से हो यानी कि बहुत दिनों तक चलता रहे। दीर्घ काल, तो परदेश में रहने वाला, क्योंकि कवि बाहर रहते थे, परिवार के साथ नहीं थे। तो क्या कहते हैं, मैं तो चिर प्रवासी, मैं दूसरा हूँ, मैं अन्य हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो है हम दोनों को मिलाया है, हम दोनों को मिलाने में वो माध्यम रही है। तो चलिए इसके कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे परिचित, जिसका परिचय प्राप्त हो, जिसे आप जानते हो, तो ये इसका अर्थ हो गया, या जाना पहचाना हुआ। ठीक है, अर्थ लिख लीजिएगा। माध्यम होता है साधन, ठीक है, जरिया, मीडियम। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए माँ जो है माध्यम होती है उसके पिता की पहचान के लिए। धन्य, प्रशंसा या बढ़ाई के लायक। तो धन्य किसे कहा जाता है, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, जिसकी हम बढ़ाई करते हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं, या परोपकार करने वाला, वो भी धन्य होता है। चिर का मतलब जो बहुत दिनों से हो या बहुत दिनों तक चलता रहे या दीर्घ काल व्यापी। और इसके बाद यहाँ पर प्रवासी का मतलब है प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति या फिर मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान में बसा व्यक्ति। तो प्रवासी क्यों कहा यहाँ कवि ने, क्योंकि जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय कवि जो है अपने मूल स्थान यानी अपने घर को छोड़कर बाहर रहते थे, इसलिए यहाँ पर खुद को क्या कहा है, चिर प्रवासी, यानी कि मैं बहुत दिन से जो हूँ बाहर रहता था, तो तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, अन्य हूँ। ठीक है, इतर का मतलब यहाँ अन्य, कोई और, दूसरा या भिन्न। तो ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द भी हो जाएंगे, इतर, अन्य, कोई और, दूसरा या भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पर इन पंक्तियों का आप शब्द अर्थ लिखेंगे, शब्दों के अर्थ लिखेंगे, साथ ही साथ जो काव्यांश हमने यहाँ लिखाया है, इस काव्यांश का अर्थ आप जो है जिस प्रकार से हमने ऊपर के दो काव्यांशों के अर्थ, प्रसंग, उसकी व्याख्या और फिर भावार्थ, इन सभी के बारे में लिखा है, आप जरूर कोशिश करेंगे। घर में जाकर आपको करना क्या है, शब्दार्थ हमने लिख लिए हैं, आप इस काव्यांश का क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान्य माध्यम बनी होती आज, अर्थ तो हम जान चुके हैं, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अब अपने शब्दों में आपको लिखना है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि यदि तुम्हारी माँ जो है हम दोनों के बीच में माध्यम न होती, तो मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को कभी पहचान न पाता, न देख पाता। ठीक है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो आपने अब क्या करना है, तुम भी धन्य हो, तुम भी बढ़ाई के लायक हो, क्योंकि तुम्हारी ये मुस्कान को देखकर मैं जो हूँ क्या हो गया हूँ, पिघल गया हूँ। मैं कठोर मन वाला भी क्या हो गया हूँ, मृदुल मन वाला हो गया हूँ, मेरा मन भी जो है कोमल हो गया है। तुम्हारी माँ भी जो है धन्य है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने इतने दिनों तक तुम्हारा जो पालन पोषण किया है, तुम्हें जो है इस प्रकार से वो जो है क्या करती है, पालन पोषण करती है, वो भी धन्य के यानी कि बढ़ाई के लायक है। और तुम भी धन्य हो, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से बाहर रहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, अन्य हूँ, मैं दूसरा हूँ। तो आप जिस प्रकार से हमने दो काव्यांश का अर्थ प्रसंग लिखा, व्याख्या लिखी और फिर भावार्थ लिखा, आप कोशिश करेंगे इस काव्यांश का आप, जैसे हमने इससे पहले के काव्यांश को लिखा, आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे घर में जा करके, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।